साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? फटाफट से बताएंगे। मैं विवेश, आपका अपने परिवार आरडब्ल्यू में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और निरंतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ताकि जब भी आपका एग्जाम हो आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाए। सभी साथी जल्दी से मेरे साथ लाइव जुड़ जाएंगे ताकि आज के सेशन का बेहतरीन शुभारंभ हम आपके साथ कर सकें। और एक बार सभी लोग मुझे बता दीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आवाज आपको कैसी आ रही है? ठीक आ रही है ना? बिल्कुल परफेक्ट चल रही है हमारी क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? पहले तो मुझे ये बताइएगा। बच्चे बहुत परेशान थे सर, हम लिखने का हमसे लेखन क्रिया नहीं हो पा रही है, उसके लिए चिंतित मैं हूं। मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा, पहले पढ़ना सीख लो, ठीक है? लिखना भी सिखाऊंगा कि आपको मेंस के एग्जाम में कैसे लिखना है। मोहम्मद नदीम रजा, रामवीर सिंह, कैसे हैं भैया? फटाफट से बताइएगा मुझे एक बार, है ना? चलिए ज्यादा समय ना लगाते हुए आज के महत्वपूर्ण चीजों की बात करते हैं प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा भाइयों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो मसूर यानी कि लेंटिल की करेंगे, आपकी चेकपी यानी कि चना और उड़द की वैज्ञानिक खेती की बात करेंगे। देखिए, जितनी स्पीड से आप लोग चाहते हैं ना हमारा सिलेबस खत्म हो, ऐसे ही मैं चाहता हूं कि हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो, हम लोग प्रैक्टिस पे आए। लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी मेरा साथ देना होगा। बताओ मेरा साथ दोगे या नहीं? हम सिलेबस भी बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करेंगे, हम पढ़ेंगे भी बहुत अच्छे तरीके से, हम एग्जाम भी अच्छे तरीके से क्वालिफाई करेंगे और मेंस भी अच्छे तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना? मैं तो ये चाहूंगा, 14 वैकेंसी है, वैकेंसी कम नहीं है ना? और 14 में से 14 जो बच्चे सिलेक्ट हो ना, वो हमारे ही हो, यानी कि आप ही लोगों में से हो। पर सिलेक्शन उसी का होगा जो बात को मानेगा, समझेगा, फालतू के आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, है ना? प्यारे दोस्त समझिएगा, जिस तरीके से आप लोग चिंतित हैं आपके एग्जाम को लेकर, आप लोगों से ज्यादा कहीं ना कहीं मैं चिंतित होता हूं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट पता है क्या है? मेरे लिए तो तुम्हारा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है ना। तुम सिलेक्शन लोगे तभी तो मेरा नाम है कि यार विवेश सर से पढ़ा था। और अगर तुम ही सिलेक्शन नहीं ले पाए तो तुम लोगों से ज्यादा टेंशन तो मेरे ऊपर है ना? तुम्हें क्या लगता है कम प्रेशर है मेरे ऊपर? रात को 2-2 ढाई-ढाई 3-3 बजे सोता हूं मैं। ये कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है यार, समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत, जितना तुम्हें मेरा सपोर्ट चाहिए उससे ज्यादा मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना? चलिए समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले जो हम बात करेंगे यहाँ पर, है ना, उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और सभी चीज़ों को नोट करते रहिएगा, ठीक है? थोड़ा सा पीडीएफ के माध्यम से मैं पहले बेसिक तैयार करूंगा, उसके बाद में हम बढ़ जाएंगे और आगे की ओर, ठीक है जी? बताओ सभी लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं ना? अच्छे तरीके से चल रहा है सब कुछ? चलिए सबसे पहले हम प्यारे दोस्त मसूर की बात करेंगे, यानी कि लेंटिल की बात करेंगे, ठीक है जी? हम किसकी बात कर रहे हैं? मसूर की बात कर रहे हैं। मसूर को क्या बोला जाता है? लेंटिल के नाम से हम जानते हैं। प्यारे साथियों, जब हम मसूर की बात करते हैं, आप जानते हैं भारत में मुख्यतः लोग शाकाहारी हैं, बहुत ज्यादा मांसाहारी लोग आपको यहां पर देखने को नहीं मिलते हैं। प्यारे साथी, जो भारतवर्ष के लोग हैं उनका जो प्रोटीन के लिए स्रोत है, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, हमारे भारतवर्ष के जो लोग हैं उनका जो प्रोटीन के लिए स्रोत है वो सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक जो माना जाता है वो क्या है? दाल है। और दाल के बाद हम लोग किस पर आ जाते हैं? आप कहेंगे सर मांस पर आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मांस भी स्रोत किसका है? आप कहेंगे सर ये भी स्रोत हो जाता है आपका प्रोटीन का। अच्छा, जब हम दाल की बात करते हैं तो आप जानते हैं भारत में जो दालों का उत्पादन होता है, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से हम भले ही ज्यादा हैं लेकिन उत्पादन की दृष्टि से क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। नई बात समझ में आई, है ना? उत्पादन की दृष्टि से क्या हो जाता है प्यारे साथी? कम हो जाता है। अगली बात समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए, भारतीय आहार में दालें प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण क्या आपको देकर जाती हैं? प्रोटीन देकर जाती हैं। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं, आप जानते हैं दालों में सर्वाधिक प्रोटीन है, हम लोग दालों को ही पढ़ रहे हैं, है ना? तो एक बात मैं आप लोगों से और पूछना चाहूंगा, जैसे कि कल हम लोगों ने प्यारे दोस्त कुछ पढ़ा था, है ना? क्या पढ़ा था? कि हम लोगों ने कल बात की थी, अरहर की भी बात की थी। तो आप मुझे बताइएगा अरहर में कितना प्रोटीन आपको देखने को मिला था, है ना? तो आप कहेंगे सर महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो आबादी है ना वो कैसी है? शाकाहारी है। देश की बढ़ती आबादी के साथ दालों का उत्पादन कम नहीं हो रहा है, यानी कि अच्छा हो रहा है उत्पादन। और अगर मैं प्यारे साथी मसूर की बात करता हूं तो मसूर रवि ऋतु की एक महत्वपूर्ण दाल है। अगर हम बात करते हैं, आपसे पूछा जाए कि रवि कौन सी ऋतु में उगाया जाता है, आप कहेंगे सर रवि में हमारा मसूर यानी कि लेंटिल को उगाया जाता है।
इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पुरानी दलहनी फसलों में से एक मानी जाती है कौन सी? मसूर यानी कि लेंटिल। और अगर मैं बात करता हूं दालों में सबसे पौष्टिक भी है। भाई मसूर की दाल क्या है? पौष्टिक भी है। ये तो बड़ी आराम से अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक बात समझिएगा प्यारे दोस्त, यहां पर एक लाइन लिखी है, इससे में शुष्क भूमि कृषि के जोखिम को कम करने की क्षमता है। कहने का मतलब जानते हो, जो ड्राई है हमारी सॉइल यानी कि जो शुष्क मृदा है, आप उसमें भी उत्पादन किसका ले सकते हैं? आप कहेंगे सर हम उसमें भी मसूर का उत्पादन ले सकते हैं। और एक बात समझिएगा, जहां पर शुष्क के हिसाब से आप इसको उगा सकते हैं, तो एक बात और याद रखिएगा, ये क्या करती है? मृदा के अपरदन को रोकने का भी काम करेगी। तो याद रखेंगे सिर्फ मसूर नहीं, अरहर भी क्या करती है? आप कहेंगे सर अरहर और मूंग भी अपरदन को कम करने का काम करती है। इस बात को भी याद रख लीजिएगा। और साथ में अपरदन को रोकने के लिए इसके जो आवरण होते हैं उनका हम क्या करते हैं? प्रयोग कर लेते हैं। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, इसे ज्यादातर जो खाया जाता है वो दाल के रूप में खाया जाता है। मैं लिखाऊंगा कम, समझिएगा ज्यादा। इसे ज्यादातर जो खाया जाता है वो किसके रूप में खाया जाता है? आप कहेंगे सर दाल के रूप में खाया जाता है। दाल को सबसे पहले छिलका हटाकर मांसल बीज पत्रों को क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। और इस जो दाल के रूप में बदल जाएगी उसको क्या करते हैं? उबालकर खाने का काम होते हैं। है भाई, बात समझ में आई है? चलिए थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ज्यादातर किसके रूप में प्रयोग किया जाएगा? दाल के रूप में खाया जाता है। दाल को सबसे पहले छिलका हटाकर मांसल बीज पत्रों को अलग करके विभाजित कर लिया जाता है, जिसे हम दाल के रूप में बदल देते हैं, यानी कि वो दाल बन जाएगी। फिर यह गहरे नारंगी लाल या फिर नारंगी पीले रंग के छोटे छोटे दाने होते हैं। मूंग की दाल देखी आपने? मूंग कैसे होंगे? या तो वो गहरे नारंगी होंगे, और अगर गहरे नारंगी नहीं हुए तो कैसे? नारंगी पीले होते हैं। ठीक है सर। कुछ व्यंजनों में साबुत दाल को भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, आप लोग जानते हैं। यह आसानी से पक जाती है और इसीलिए सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, और रोगियों के लिए अच्छी होती है, इसमें कोई दो राहे नहीं है। कैसी होगी? रोगियों के लिए अच्छी होगी। इसके सूखे पत्ते और तने, खली फलियां और टूटे हुए टुकड़े का भी प्रयोग किया जाता है, चाहे वो पशु के चारे के रूप में किया जाए या फिर दाल के रूप में कर लिया जाए। अगर हम बात करते हैं तो मसूर में भी लगभग आपको 25% प्रोटीन, 60 से 65% कार्बोहाइड्रेट और लगभग 11 से 12% पानी देखने को मिलता है। समझिएगा, देखिए प्रयोग किया जाता है मसूर में लगभग 11% तो क्या होगा प्यारे दोस्त? पानी हो जाता है। ठीक है ना, इसमें पानी की मात्रा पाई जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करें इसमें प्रोटीन, आप कहेंगे सर इसमें भी 25% प्रोटीन है। मैं कहूंगा हाँ भाई, इसमें भी 25% प्रोटीन ही पाई जाती है और 60% कार्बोहाइड्रेट होता है। यह कैल्शियम, आयरन और नियासिन से भी भरपूर होती है। कौन से विटामिन को नियासिन कहते हैं? जल्दी से बताइएगा। खत्री, अजय, धर्मेंद्र भैया, डॉक्टर प्रशांत भाई, जल्दी से बताएं फटाफट, है ना। अंशिका राठौर, राधेश्याम यादव जी, यादव जी जय हिंद, नमस्कार, कैसे हैं आप? अगर हम बात करते हैं भारत के कुछ दलहन क्षेत्र और उत्पादन में मसूर का जो योगदान है वो लगभग 6% है। कितना है मेरे प्यारे भाई बहनों? 6% है। अगर हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की, ठीक है ना। अब हम जो बात करेंगे किसकी करेंगे? देखिए लिखने का तरीका कुछ इसी तरीके से रहेगा। अगर मैं लिखूंगा तो हम इससे दुगना तिगना समय लेंगे, लेकिन अगर मैं यहां पर इस तरीके से चलूंगा आपको लिखने का तरीका भी आएगा और आपको चीजें समझ में भी बेहतरीन तरीके से आएंगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए अगर हम बात करते हैं किसकी? इसके उत्पत्ति और इतिहास की, ठीक है ना, ओरिजिन एंड हिस्ट्री की। देखिए यह खेती योग्य फसल के रूप में इसकी उत्पत्ति अत्यंत प्राचीन है। अगर हम बात करें खेती के हिसाब से, तो खेती के हिसाब से इसको हम बहुत पुराने समय से उगाते हुए आ रहे हैं। और अगर हम बात करें कि इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा होगा? विटामिन 3। क्या बात है प्रशांत, और सभी लोगों ने मुझे आंसर दिया है, बहुत ही शानदार। अगर हम इसके उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं, आप कहेंगे गुरुजी इसका जो उत्पत्ति स्थान होता है वो पूर्वी भूमध्य तटीय प्रदेश हैं, जैसे कि एशिया माइनर, ग्रीस और मिस्र को माना जाता है। सर एक बात बताइए, क्या हम तीनों को इसका उत्पत्ति स्थान मानेंगे? नहीं, मैं आपको बताऊंगा इसका उत्पत्ति स्थान अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप एग्जामिनेशन हॉल में अपने एग्जाम में क्या क्लिक करेंगे, ठीक है।
क्या लिखा है प्यारे दोस्त, अगर हम बात करें इसके उत्पत्ति स्थान की तो इसका जो निवास है वो पूर्वी भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय का मतलब क्या होता है, मेडिटेरेनियन रीजन, मेडिटेरेनियन रीजन याद रखिएगा। जैसे एशिया माइनर, ग्रीस और मिस्र को माना जाता है, जहां से पूर्व की ओर भारत तक फैला एक्रोइड और टेंडी। इसको आप लोग परेशान मत होइएगा, चाहो तो याद रख लीजिएगा। भारत में हिंदुकुश पर्वत की घाटियों में भी इसका मूल स्थान माना जाता है। इन क्षेत्रों में इनकी खेती प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है। बात समझ में आई, यानी कि बहुत पुराने समय से चली आ रही है, जिसको हम प्रागैतिहासिक काल बोल देते हैं। और इसके बाद में इसे यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में लाया गया। कहने का मतलब है सबसे पहले कहां पर, इन क्षेत्र में, उसके बाद में जो लाने का काम हुआ है वो कहां पर, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में इसको लाया गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल एवं वितरण की। लिखिएगा, मसूर का क्षेत्रफल एवं वितरण। अब मेरे साथ साथ लिखना शुरू करिएगा। बेसिक थीम आपकी क्या हो गई है, तैयार हो गई है, उसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। देखो समझो, अगर हम बात करें विश्व में जो मसूर के प्रथम उत्पादक देश हैं वो कौन कौन से हैं, समझिएगा। मसूर उत्पादन के प्रमुख देश, इन 3 देशों को सबसे पहले आप लोग नोट करिएगा। सर कौन कौन से देश हैं, चलो मैं बताता हूं। आप कहेंगे सर कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और नेपाल। ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और कौन सा हो जाएगा प्यारे साथी, नेपाल हो जाएगा। ठीक है जी, कौन सा हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। इन बातों को नोट करिएगा। अगर मैं बात करता हूं हमारे पास जो 2020 और 21 का डाटा है, उस हिसाब से लगभग 57.3 लाख टन अनाज उत्पादन की इसकी खेती 48 लाख हेक्टेयर में की गई है। लिखिएगा, 2020-21 के अनुसार अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप कहेंगे सर इसकी खेती 48 लाख हेक्टेयर में की जाती है। कितने हेक्टेयर में, 48 लाख हेक्टेयर, समझिएगा कितना हो गया। और अगर हम बात करें, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को, ठीक है जी। एक बात और याद रखिएगा, अगर हम बात करें कि इसने उत्पादन कितना दिया है तो कोई मुझे बताना चाहेगा। आप कहेंगे सर 57.3 लाख, ठीक है ना, टन अनाज उत्पादन दिया है, तथा लाख टन उत्पादन प्राप्त हुआ है। बात सभी लोग समझ पाए हैं? क्या बात है, बहुत बढ़िया, सब लोग मुझे लिखकर भी बता रहे हैं। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, नोट करके लिखेंगे। भारत में मसूर की खेती, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतवर्ष में मसूर की जो खेती है प्यारे दोस्त, याद रखिएगा, उत्तरी मैदानों से मध्य एवं पूर्वी भागों में भी की जाती है। उत्तरी मैदानों से मध्य एवं पूर्वी भागों में भी की जाती है।
क्या बात सभी को समझ में आई है? और अगर हम बात करें मसूर उत्पादन क्षेत्र में आपका जो कौन कौन से आगे हैं उसको देखिएगा। अगर हम भारत की बात करते हैं, किसकी बात करें, भारतवर्ष में मसूर उत्पादन अग्रणी क्षेत्र, अग्रणी राज्य लिखिएगा, क्षेत्र मत लिखिएगा। आप कहेंगे सर एमपी, यूपी। सर इन दोनों के बाद कौन से? आप कहेंगे सर पश्चिम बंगाल और बिहार, वेस्ट बंगाल और क्या हो जाएगा, बिहार। यार मुझे यहाँ पर हिंदी में ही लिखना चाहिए था, पर ठीक है, इतना तो चल जाएगा, आप लोग इतने समझदार हैं। ठीक है, प्लीज इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल कर दूंगा, क्या प्रॉब्लम है। इंग्लिश में भी मैं क्या करता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, द इंपॉर्टेंट लेंटिल ग्रोइंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, नेपाल। ठीक है ना, यहां पर मैंने आपको बता दिया कि अगर हम बात करें 4.8 मिलियन हेक्टेयर विद टोटल प्रोडक्शन, है ना, आउट ऑफ 5.7 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग 2029। यहां पर क्या करिएगा, 2020-21 कर लीजिएगा, मैंने आंकड़ा चेक कर लिया है इसका। ठीक है जी। कनाडा रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड रिस्पेक्ट प्रोडक्शन, अगर हम बात करें तो कनाडा की जो रैंक है फिलहाल के लिए वो फर्स्ट मानी जाती है। इसके बाद में जो रैंक मानी जाती है वो भारत की मानी जाती है। इन इंडिया लेंटिल मोस्टली ग्रोन इन नॉर्दर्न प्लेन्स, जो कि मैंने आपको बताया सेंट्रल में होगा और ईस्टर्न ऑफ इंडिया में होगा। इट्स ग्रोइन ऑन इंडिया अबाउट 1.30 लाख हेक्टेयर। ठीक है ना, लाख हेक्टेयर होगा या फिर मिलियन हेक्टेयर होगा। विद टोटल प्रोडक्शन 1.1 मिलियन टन्स ड्यूरिंग 2020 एंड 21। द मेजर लेंटिल प्रोड्यूसिंग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार। अब यहां पर जो है ना, इसको सेकंड रैंक में उत्तर प्रदेश ले आइएगा, फर्स्ट रैंक में एमपी ले आइएगा, थर्ड में वेस्ट बंगाल होगा और फोर्थ पर कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। बताएं, अब बात समझ में आई है ना? अब आप लोगों को अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। चलिए, क्लासिफिकेशन देखिएगा इसका एक बार, मैं आगे भी लिखवा दूंगा, यहां पर समझिएगा। लेंटिल बिलोंग्स टू जीन, है ना, लेग्यूमिनस होगा यहां पर। अच्छा, लेंटिल बिलोंग्स टू जीनस लेंस ऑफ लेग्यूमिनेसी फैमिली। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें तो लेग्यूमिनेसी परिवार के लेंस वंश से संबंधित है। ठीक है ना, किससे संबंधित है, लेंस वंश से संबंधित है। और अगर हम गुणसूत्रों की बात करते हैं तो 2n बराबर 24, यानी कि 14 इसमें क्या होते हैं, गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है सर। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू साइज एंड ऑफ द सीड। अगर हम बात करें, इसको 2 मुख्य प्रकार से बांटा जाता है। किस आधार पर, एक तो आकार यानी कि शेप के आधार पर, और दूसरा बीजों के आधार पर। ठीक है भैया, देख लेते हैं। अगर हम बात करें वोल्ड सीडेड ग्रुप, कहने का मतलब यह है कि मोटे बीज वाला समूह। ठीक है ना, इसको क्या लिखेंगे, मोटे बीज वाला समूह। अगर हम मोटे बीज वाले समूह की बात करते हैं तो दिस ग्रुप इन क्या लिखा है आपका, इंक्लूड्स सब स्पेसीज वैरायटी, आपकी कौन सी हो जाएगी, आप कहेंगे सर मैक्रोस्पर्मा। कहने का मतलब यह है कि इस समूह में मैक्रोस्पर्मा जैसी उप प्रजातियां शामिल होती हैं। मैं फिर से एक बार लाइन को रिपीट करता हूं, यहां पर मोटे अनाज वाले समूह में आपको क्या लिखा मिल रहा है, इस समूह में मैक्रोस्पर्मा जैसी उप प्रजातियां यानी कि सब फैमिली बिलोंग करती हैं या फिर शामिल की जाती हैं। अगली बात करते हैं। अगर हम स्मॉल सीडेड ग्रुप की बात करते हैं यानी कि छोटे बीज वाला समूह, इसका मतलब क्या है, छोटे बीज वाला समूह। प्यारे दोस्त, दिस ग्रुप इंक्लूड्स सब स्पेसीज माइक्रोस्पर्मा, यानी कि अगर हम बात करें तो इस समूह में भी आपको माइक्रोस्पर्मा जैसी उप प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या बात सभी को समझ में आई है जी? जल्दी से बोलिएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। अब लिखिएगा थोड़ा सा मेरे साथ।
यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, उनको आराम से समझना और मेरे साथ साथ क्या कर लेना, नोट कर लेना। कुछ वन लाइनर जो पॉइंट्स हैं वो मैं इसी तरीके से लिख दूंगा, आप समझेंगे। आप कहेंगे सर 2n बराबर कितना हो जाएगा, 14। ओरिजिन प्लेस की अगर मैं बात करूंगा, आप कहेंगे सर दक्षिण पश्चिम एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ओपी। दक्षिण पश्चिम एशिया एवं भूमध्य सागरीय क्षेत्र। इतनी बात को याद रखेंगे। अगली बात समझिएगा, इसके जो फल का प्रकार हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, पोड हो जाएगा। और अगर मैं इसके पुष्पक्रम की बात करता हूं, किसकी बात की जाए, पुष्पक्रम की बात की जाए, तो आप कहेंगे सर रेशमीस होता है। क्या बात सभी लोगों को समझ में आई है? देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये पुष्प की जो प्लांट की लंबाई के साथ जो फूल बढ़ते जाते हैं थोड़े से, ये थोड़ा सा उससे संबंध होता है। जब हम इसकी क्लास लेकर आएंगे वहां पर आपको सारे के सारे इन्फ्लोरेसेंस हम बता देंगे, ठीक है जी। प्रोटीन की मात्रा की अगर हम बात करते हैं, आप कहेंगे सर इसमें जो प्रोटीन होता है वो कितना होगा, 25% होगा, ठीक है जी। कितना होगा, 25% होगा। अगर हम बात करें तो रवि में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली है, ये हरी दाल के रूप में भी प्रयोग होती है। अगर हम बात करें इसके मुख्य उत्पादक देश जो है, मैंने आपको सारे के सारे क्या किए हैं, बता दिए हैं। जलवायु की अगर मैं बात करता हूं, अगर हम इसकी क्लाइमेट की बात करते हैं, आपको पता है इसकी क्लाइमेट के लिए क्या करना चाहिए, है भाई, जल्दी से बोलिएगा। आप कहेंगे इसकी जो जलवायु होगी वो पता है, जल्दी से बोलो। 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाएगा। अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सर्दियों में इसको उगाया जाता है, ठीक है ना। कब उगाया जाता है, सर्दियों में उगाया जाएगा। और तापमान कितना चल जाएगा, 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको उगा सकते हैं। पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अब मैंने आपको इस तरीके से समझाने की आदत डाल दी है। अगली बात समझिएगा, क्या ये पाले के प्रति संवेदनशील होगी, जल्दी से बताइएगा। आप कहेंगे सर संवेदनशील नहीं, यह पाले के प्रति प्रतिरोधी होगी, यानी कि पाले के प्रतिरोधी तथा मध्यम सूखा सहन करने वाली है। पाले के प्रतिरोधी एवं मध्यम जो सूखा होगा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, एवं मध्यम सूखा सहनशील हो जाएगी, नोट कर लीजिएगा। अगली बात करते हैं, इसके लिए जो मृदा अच्छी होगी वो पता है कौन सी अच्छी होगी, है भाई, कौन सी सॉइल अच्छी होगी। आप कहेंगे सर इसके लिए दोमट मृदा सबसे उपयुक्त रहती है। कौन सी मृदा, दोमट मृदा सबसे उपयुक्त रहती है। क्या बात समझ में आई है सभी को? अगर हम इसकी बीज दर की बात करें तो बीज दर कितनी होती है बताएं, है भाई। अगर हम बात करें इसकी बीज दर की तो कितनी बीज दर होगी, आप कहेंगे सर इसकी जो बीज दर होती है वो 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी, 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर हम बात करें इसकी बुवाई का समय, आप कहेंगे सर इसे हम अक्टूबर नवंबर में बुवाई करते हैं। क्या करेंगे, अक्टूबर नवंबर में इसकी हम बुवाई कर देते हैं, आप लोग जानते हैं। बीज दर आप लोग समझ गए। अगर मैं इसके पौधरोपण दूरी की बात करता हूं तो पौधरोपण दूरी कितनी होगी, इस बात का आंसर जरा मुझे दीजिएगा सभी लोग। क्या मैं यहां पर लिखूं पौधरोपण दूरी मैंने बताई है, नहीं। आप कहेंगे सर 30 गुणा 20 सेंटीमीटर, ये क्या है, अंतरण। अगली बात करते हैं प्यारे साथियों, बहुत सारी चीजों को मैंने यहीं पर कवर कर दिया है ना। इसकी कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, उनको मैं आप लोगों को लिखवाता हूं, लिखिएगा। नोट हो गया हो तो हाँ बोल दीजिए एक बार, फिर बढ़ते हैं और आगे की ओर। थोड़ा स्पीड में चलिए सर, आप लोगों से कह रहा हूं, अपने लिए नहीं कह रहा हूं।
चलिए, मुझे आशा है कि सबने नोट कर लिया होगा। लिखिएगा महत्वपूर्ण प्रजातियां लिखो भैया। महत्वपूर्ण प्रजातियां, मैं कम प्रजातियां लिखवाऊंगा जो महत्वपूर्ण है, सिर्फ उतनी। यार दोस्त, इसकी 4 प्रजातियां मैं आपको बताता हूं, बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। सबसे पहली जो प्रजाति है उसका नाम है शिवालिक। शिवालिक, प्रिया, अरुण, गर्मा और रंजन। शिवालिक, प्रिया, रंजन, पहले तो इन 3 को याद रखिएगा। गरिमा, अरुण, पूसा, भैरव। पूसा भैरव जो प्रजाति है ना, वो आपको बैंगन में भी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। पूसा भैरव अलग है, पूसा वैभव अलग है, याद रखिएगा। यहां पर जो होगा वो पूसा वैभव हो जाएगा, ठीक है। वैभव भाई, तुम्हारा नाम भी आ गया देखो यहाँ पर। अगली एक प्रजाति है जिसका नाम है शेरी, ठीक है ना। कौन सी प्रजाति है? शेरी, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। कौन सी लिखेंगे? शेरी। और शेरी प्रजाति को एक और नाम से जानते हैं, DPL 62। क्या लिखेंगे? DPL 62। एक बच्चा बोल रहा है सर कभी कभी ऐसा होता है 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं, 2 क्वेश्चन नहीं आते तो डिमोटिवेट हो जाता हूं। बेटा, वो क्वेश्चन जो गलत हो गए वही तो मोटिवेशन पैदा करते हैं। तुमने उल्टा ले लिया, नहीं समझे मेरी बात को, तुमने चीजों को उल्टा समझा। जो नहीं आता वही तो तुम्हें और पढ़ने के लिए आगे लेकर जाता है कि अरे यार ये मुझे ये भी सीखना है। तुम चीजों को उल्टा समझ रहे हो, उनको सीधा कर लो, बस लाइफ मस्त कटेगी। नहीं समझे मेरी बात को? चलिए, अगर मैं बात करता हूं इसके बीजोपचार की, यहीं पर लिख दूं सीड ट्रीटमेंट, है ना। क्या लिखते हैं? बीज उपचार। अब बड़े आसानी से हम लोग चीजों को कर पाएंगे क्योंकि मैंने आपका बेसिक थीम अच्छे तरीके से तैयार कर दी है। अब ये जो फॉन्टिंग है ना, इसे आप लोग आराम से समझ पाएंगे। ये बहुत सारी बातें बहुत कम शब्दों में लिखी हुई हैं। बीज उपचार की अगर हम बात करते हैं तो इसे 30 से 60 दिनों में निराई गुड़ाई कर लेनी है, ठीक है ना। 30 से 60 दिनों में क्या करनी है? निराई गुड़ाई कर देनी है। और उसके बाद एक काम और करना, अगर मैं रासायनिक की बात करता हूं, अगर किसकी बात की जाए? रासायनिक उपचार। बच्चों को यह जानने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि सर रासायनिक उपचार कैसे करेंगे, ठीक है ना। रासायनिक उपचार जानते हो कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसका प्यारे दोस्त जो रासायनिक उपचार होगा वो पता है कैसे होगा? फ्लूक्लोरेलिन से हो जाएगा। इससे आप क्या कर सकते हैं? उपचार कर सकते हैं। 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में के लिए प्रयोग करेंगे। 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हेतु, यहीं पर लिख लीजिएगा। डन। अब बात करेंगे इसकी कटाई की अवस्था क्या होती है ना। इसकी कटाई की अवस्था क्या है, एक बार उसको देख लेते हैं। लिखिएगा, कटाई की अवस्था, स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग या फिर हार्वेस्टिंग स्टेज। आप कहेंगे सर मसूर की फसल 130 से 160 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। 130 से 160, मैं इतना ही लिखूं यहां पर, ये एवरेज है। दिनों में क्या हो जाएगी? तैयार हो जाएगी। नोट कर लीजिएगा। सामान्यतः मार्च या फिर अप्रैल में इसकी कटाई कर दी जाती है। कटाई कब होगी? मार्च अप्रैल में ही होगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं रबी की हो गई तो वो लिखने की आवश्यकता मुझे अब नहीं होगी। अगर मैं बात करता हूं उपज और भंडारण की तो समझिएगा, यहीं पर लिखता हूं। उपज कब करोगे आप? भंडारण कैसे करेंगे, है ना। इसमें जो मुख्य कीट लगते हैं मैं आज वो भी आपको लिख कर ही बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए, अगर हम इसकी उपज की बात करते हैं यानी कि ईल्ड की बात करें, आप कहेंगे सर 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी?
18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो जाएगी। अगर भंडारण की बात होगी तो आप लोग जानते हैं दानों में 10 से 12% नमी हो, और नमी किस में होनी चाहिए? दाने में। अगर मैं मुख्य कीटों की बात करता हूं तो इसके मुख्य जो कीट हैं उनको जानिए। आप कहेंगे सर इसमें एक कीट लगता है जिसको बोलते हैं क्या? ग्राम कैटरपिलर, ठीक है ना। इसमें व्हाइट अंट यानी कि सफेद चींटी लगती है, सफेद चींटी लग जाएगी। और इसमें क्या लगता है? आप कहेंगे सर ग्राम कटवर्म और ग्राम कैटरपिलर। कैटरपिलर लिख लो या फिर पूरा लिखो ग्राम कैटरपिलर, ये लग जाएगा। और क्या लगेगा इसमें? वीविल लग जाती है। वीविल को हिंदी में क्या बोलते हैं जरा बताना तो प्यारे दोस्त, एक बार देखूं कितने लोग बता सकते हैं। वीविल, ठीक है। और बताओ कौन सी लगेगी? ग्राम कैटरपिलर। बस यही आपके मुख्य हैं, इनको आप लोग क्या करिए? नोट कर लीजिएगा। अगर मैं यहां पर मुख्य रोग की बात करता हूं, इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं? ये 3 सबसे महत्वपूर्ण रोग हैं इसके, जानिए कौन कौन से। झुलसा लग जाएगा, इसमें एक रोली रोग लगता है और उकटा लगता है। और क्या लग जाएगा? झुलसा लग जाता है, ठीक है जी। कौन सा लगेगा? झुलसा लग जाता है। बस यही आप लोगों को बताना था, और मुझे लगता है कि ये फसल जो है आपकी क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है, ठीक है जी। ये फसल को हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। अगली बात करेंगे चेकपी की, जिसे हम सिसर एरिटिनम के नाम से जानते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा पीडीएफ से चलेंगे, उसके बाद में चीज़ों को अच्छे तरीके से क्या करेंगे? कवर कर लेंगे, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आया है तो एक बार हाँ लिखिएगा। ओम प्रकाश जी फटाफट से बताएं, एक बार हाँ लिखिए सभी साथी। उसके बाद में हम क्या करेंगे? आगे की ओर अग्रसर हो जाएंगे, ठीक है जी। किसी को कोई डाउट तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए अगली जो हम बात करेंगे यहां पर, वो पता है किसकी करेंगे? है भाई, चेकपी यानी कि सिसर एरिटिनम की हम बात करेंगे। इसकी बात करेंगे? सिसर एरिटिनम की हम बात यहां पर करेंगे। भारतीय कृषि में दालों की भूमिका पर जोर देने की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये बताइएगा। आप जानते हैं बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि हम प्रोटीन के लिए सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो दालों को ही करते हैं। चलिए समझिएगा। भारतीय कृषि, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? चने की बात कर रहे हैं। मसूर हमने कंप्लीट कर लिया। मसूर जो आपके एग्जाम के बिहार पर महत्वपूर्ण है, बस उतना ही आपको देते हुए चल रहा हूं, ठीक है ना। मसूर को लेकर अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग, जो भी क्वेश्चन आपका आएगा, चाहे वो आपका 125 वाला आए चाहे फिर 200 वाला आए, आप लोग क्या करेंगे? इसी प्रकार से उसको लिखने का काम करेंगे। चलिए, भारतीय कृषि में दालों की मुख्य भूमिका पर जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत एक प्रमुख दलहन उत्पादक देश है, आप लोग इस बात को जानते हैं। दुनिया में दलहन उत्पादन में भारत का 3रा स्थान है, ठीक है ना। कौन सा स्थान है प्यारे दोस्त? 3रा स्थान है। 2020-21 का डाटा बोलता है, इस बात को याद रखिएगा। दालें देश भर में किसानों के लिए एक ऐसी प्रणाली का विभिन्न अंग हैं, क्योंकि यह फसलों के द्वारा अपनाए गए फसल चक्र और मिश्रण में फिट बैठ जाती हैं। दालें भारतीय आहार का महत्वपूर्ण घटक हैं और प्रोटीन की आवश्यकता का बड़ा हिस्सा हैं। दलहन फसलें प्रोटीन, कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल से भरपूर होती हैं। इसके अलावा वातावरण से सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का माध्यम संबंध करती हैं। इसमें कोई भी ऐसी लाइन है जो तुम बिना पढ़े ना लिख पाओ? तुम सब कुछ लिख दोगे, और वो भी बिना पढ़े। ये तो बेसिक थीम है, और बेसिक थीम मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दी है। अगली बात करते हैं। भारत में 2020-21 हम जो आंकड़ा यहां पर लेके चलेंगे वो 20,000 जो हमारा है आंकड़ा, वो 20 और 21 का है। एक नया आंकड़ा और होगा, वो मैं आपको लास्ट में दूंगा, ठीक है जी। कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 308 मिलियन टन था। कितना था? 308 मिलियन टन था, जिसमें, ठीक है ना,
जिसमें केवल 2.572 यानी कि आपका 25.72 25.72 मिलियन टन का योगदान दालों का था। समझिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है कि कुल खाद्यान्न का उत्पादन हमारा 308 मिलियन टन था, जिसमें कि 25.72 मिलियन जो हमारा टन का रहा है योगदान वो दालों का था। और 1950-51 से अनाज का उत्पादन 485% बढ़ा। कितना बढ़ा? 485% बढ़ा, लेकिन दालों का उत्पादन केवल 205% बढ़ा है। अगर 205% भी बढ़ा है तो भैया कम नहीं बढ़ा है। ठीक है, देश में दालों की कमी है अब भी, कीमतें काफी बढ़ गई हैं, आप लोग जानते हैं। उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को खरीदना मुश्किल हो रहा है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दाल की उपलब्धता अनुपातिक रूप से 71 से घटकर कितनी हुई गई भैया? 48 हो गई है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, हमें कितनी दाल चाहिए उपलब्धता? आप कहेंगे सर हमें तो चाहिए 71, लेकिन 71 से घटकर कितनी हो गई? 48। 71 से भी ज्यादा चाहिए हमें तो, लेकिन 71 थी और 71 से घटकर कैसी हो गई? 48 हो गई। और कारण क्या है? आप लोग जानते हैं, लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या। क्या कारण है? लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या। जबकि न्यूनतम आवश्यकता 70 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। कितनी होगी? मैंने कहा था ना ज्यादा। आप कहेंगे नहीं सर, अब तो 80 कहीं कहीं पर लिखा होता है, लेकिन आप 70 अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आप उसके साथ जा सकते हैं। देश में दालों के आयात की अधिक संभावना नहीं है। मांग को पूरा करने के लिए दालों का उत्पादन आंतरिक रूप से बढ़ाना होगा। हमें क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। अगली बात करते हैं इसकी उत्पत्ति और इतिहास की। ये जानना बहुत आवश्यक है हमारे लिए, उत्पत्ति और इतिहास। प्यारे दोस्त, अगर हम यहां पर उत्पत्ति और इतिहास की बात करते हैं, ठीक है ना, उत्पत्ति और इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में समझिएगा। देखिए, चना इस देश में लंबे समय से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एशिया और यूरोप दोनों में प्राचीन काल से ज्ञात है और उगाई जाने वाली सबसे पुरानी दालों में से एक है। कहां कहां पर? मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। आप कहेंगे सर एशिया और यूरोप, क्या हो जाएगा? एशिया और यूरोप हो जाएगा। ठीक है जी। अगली बात को अच्छे से समझते हैं प्यारे दोस्त। जो अगली बात है वो समझिएगा। उनमें से एक है, इसका संभावित जो उद्गम स्थान माना जाता है वो दक्षिण पश्चिम एशिया को माना जाता है। किसे माना जाता है? दक्षिण पश्चिम एशिया को माना जाता है, अर्थात भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित देशों जैसे अफगानिस्तान और फारस में से है। भारत है ना, अर्थात भारत के उत्तर पश्चिम देशों में जैसे हमारे कौन से होंगे? अफगानिस्तान और फारस में से है। एक्रोइड और डेटी यानी कि ये साइंटिस्ट थे, इनके अनुसार, ठीक है जी, चने का जो उद्गम है वो केंद्र पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र को माना जाता है। भूमध्य सागर मत करिएगा, सिर्फ भूमध्य, हाँ बेटा भूमध्य सागर ही है, ठीक है ना। उद्गम क्या माना जाता है? पूर्वी भूमध्य सागर माना जाता है। डी कैंडले के अनुसार किसे माना जाता है? इसको भी समझ लेगा। चने का जो संस्कृत नाम है, चने का संस्कृत नाम होना इस बात का संकेत है कि भारत में इस फसल की खेती किसी भी अन्य देश की तुलना में लंबे समय तक होती आ रही है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम जो चना उगा रहे हैं वो एक लंबे समय से क्या हो रहा है? होते हुए आ रहा है। इस बात को सभी लोग क्या करिएगा? याद रख लीजिएगा, समझिएगा। कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको एक बार देखते हैं हम प्यारे दोस्त। अगर चने की बात करते हैं, आमतौर पर क्या होगा? छोले या फिर बंगाल ग्राम के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। क्या? छोले और बंगाल ग्राम के रूप में भी इन्हें हम जानते हैं। बेटा नोट्स आपको मिल जाता है बना बनाया, आपको चीजों को समझना है बेहतरीन तरीके से, है ना। बिमल कुमार, आपको चीजों को समझना है। नोट्स आपको मिलता है, हैंड रिटन नोट्स, है ना, वो आपके लिए पर्याप्त है। समझिएगा, अगर मैं छोले या फिर बंगाल ग्राम की बात करता हूं तो इसे इसी नाम से जानते हैं। भारत की सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसल है, याद रखिएगा। चना जो है भारत की महत्वपूर्ण दलहनी फसल है,
ठीक है सर। अकेले भारत दुनिया का 70% चना रकबा और उत्पादन में रखता है। कितना? लगभग 70% रकबा रखता। रकबा का मतलब जानते हो, है ना, क्षेत्र। चना दालों के अधीन लगभग 34% क्षेत्रफल पर क्या किया हुआ है? कब्जा किया हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें भारत में अगर 100% दालें होती हैं, इधर देखना बड़े गौर से मैं क्या बोल रहा हूं, ये है भारतवर्ष। भारत में मान लेते हैं अगर कितनी दालें हो रही हैं, 100% दाल होती है, तो 100% दाल में से समझिएगा बड़े गौर से 34% क्षेत्रफल जो कब्जा है वो किसका हो जाएगा? चना हो जाएगा। और ये क्या लिखा हुआ है? क्षेत्र लिखा हुआ है, यानी कि एरिया लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है। अगली बात अगर हम करते हैं, इसका उपयोग मानव के साथ साथ पशुओं को खिलाने में भी किया जाता है। इसे साबुत, तला हुआ या फिर उबालकर नमकीन के रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, इसकी जो ताजी हरी पत्तियां होती हैं वो साग के लिए प्रयोग, आपने चने का साग खाया होगा, उसमें प्रयोग की जाती है। इसका भूसा मवेशियों के लिए प्रयोग होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। देखिए चना जो है, चने को औषधीय गुण वाला माना जाता है, इस बात को आप लोग लिखिएगा। चना को कैसा माना जाता है? औषधीय गुण वाला माना जाता है, क्योंकि चने में प्रोटीन भी अच्छी होती है, शुगर के लिए भी अच्छा होता है। जिन लोगों को शुगर होता है उनको चना दिया जाता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो चने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट कितना होता है, ये देखिएगा। और अगर हम इसमें फैट यानी कि वसा की बात करते हैं, देखो प्रोटीन की अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर लगभग 21.1%। ठीक है ना, 21.1%। कार्बोहाइड्रेट की बात होगी तो पता है कितना? 61.5%। और अगर मैं फैट की बात करता हूं, आप कहेंगे सर फैट बहुत ज्यादा नहीं होगा, 4.5% फैट होगा। और इसके साथ साथ दो बातें और याद रखिएगा, कैल्शियम, आयरन और नियासिन का प्रचुर स्रोत है। कैल्शियम, आयरन और नियासिन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इस बात को सभी लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। बढ़े और आगे की ओर बताएं। मुझे आशा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको नोट कर लिया होगा। क्या बात है। बात करते हैं चने के वर्गीकरण की, यानी कि क्लासिफिकेशन की। समझिएगा। देखिए प्यारे दोस्त, अगर हम चने की यहां पर बात कर रहे हैं तो भारतीय जो चना है उसको दो प्रकार से बांटा जाता है। कौन कौन से? एक तो होता है भूरा चना और दूसरा होता है काबुली। ये पीडीएफ छोड़िए, पहले मेरी बातों को गहनता से समझिएगा। चने को हमने कितने रूप में बांटा? आप कहेंगे सर चने को हमने दो रूप में बांट दिया। एक तो आपका कौन सा होगा? भूरा चना, जिसे हम देसी चना कहते हैं, और जो दूसरा चना होगा उसको हम काबुली चना कहते हैं। प्यारे दोस्त, अगर हम बात करते हैं सिसर एरेटिनम की तो आप कहेंगे सर वो हमारा देसी चना होता है। सिसर अगर हम बात करें किसकी? काबुलियम, तो हमारा वो काबुली चना होता है। देखिए अगर हम देसी की बात करते हैं तो आमतौर पर भूरे रंग का होगा, इस बात को याद रखिएगा। थोड़ा पीले रंग का भी, यानी कि येलोइश भी मारता है। सबसे बड़े क्षेत्र पर उगाया जाने वाला यही होगा। और इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 2n बराबर 14-16 होती है। अगर हम काबुली चना की बात करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, तो याद रखिएगा इसका जो बीज होता है उसका जो रंग होगा वो कैसा होगा? पीला ना होकर सफेद हो जाएगा, यानी कि व्हाइट हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर मैं देसी चने की बात करता हूं और काबुली चने की बात करूं तो देसी चना हमें अधिक उत्पादन देता है, जहां पर हमें काबुली चना कम उत्पादन देकर जाता है। आमतौर पर देसी चना लंबे होते हैं और
कैसे होते हैं बताएं। काबुली चना लंबा होगा या देसी चना, जल्दी से बताओ। और इनमें गुणसूत्र की जो संख्या होती है काबुली चने में वो 2n बराबर 16 होती है, समझिएगा आप। भारतीय चने को दो रूप में बांटा, सिसर एरिटिनम। इस समूह के जो बीज होंगे उनका रंग पीला या फिर गहरे भूरे रंग का होगा। बीज का आकार आमतौर पर छोटा होगा, सबसे व्यापक यानी कि बड़े रूप में उगाया जाता है। छोटे पौधे छोटे अच्छी शाखा क्षमता वाले होते हैं। 2n बराबर 14-16 इसमें गुणसूत्र की संख्या होगी। बात करते हैं अगर काबुली चने की, तो सिसर काबुलियम हो जाएगा। इसके जो बीज होंगे उनका जो रंग होगा वो कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। दाने मोटे होंगे और आकर्षक होते हैं, इनके दाने मोटे होते हैं, आप लोग जानते हैं। और अगर हम बात करें तो देसी या भूरे चने की तुलना में इनकी जो उपज क्षमता, मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया था, काबुली चने की जो उत्पादन क्षमता है वो कैसी होती है, कम होती है। आमतौर पर देसी चने लंबे होते हैं और कामावेश सीधे खड़े होते हैं। ठीक है भैया, इस बात को याद रख लीजिएगा। और 2n बराबर 16 इसमें क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। बात करते हैं क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की। चने को आखिर कैसी क्लाइमेट चाहिए, चने को कैसी क्लाइमेट चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं बहुत छोटे तरीके से भी आपको लिखकर बता दूंगा। देखिए, चना आप लोग जानते हैं शीतकालीन ऋतु का पौधा होता है, यानी कि ठंडा होता है। इसे अत्यधिक ठंडा पाला, लेकिन बहुत ज्यादा पाला पड़ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, खराब होना भी शुरू हो जाता है। फूल आने के समय अगर पाला पड़ गया तो फूल बनना ही बंद हो जाएगा, फली अंदर ही मर जाएगी। ठीक है ना, ये बातें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, आमतौर पर वर्षा आधारित परिस्थितियों में किया जाता है, लेकिन सिंचित परिस्थितियों में भी क्या करता है, अच्छा उत्पादन दे देता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसे वर्षा से और क्या नाम है, ओलावृष्टि से बचाना चाहिए। 60 से 90 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा हो जाए, ठीक है ना, उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा। चलिए, जलवायु आवश्यकता की अगर मैं बात करता हूं, चना एक शीत ऋतु की फसल है, लेकिन अत्यधिक ठंड और पाला इसके लिए हानिकारक होता है। फूल आने के समय पाला के कारण फूल बीज नहीं बनता है और पाले या फिर पत्ते या फिर फली के अंदर ही क्या होगा, बीज मर जाएगा। यह आमतौर पर वर्षा आधारित परिस्थितियों में उगाया जाता है, लेकिन सिंचित परिस्थितियों में भी अच्छी उपज दे देता है। बुवाई के तुरंत बाद फल या फूल आने पर लगने यानी कि शुरू हो जाएंगे, और अत्यधिक वर्षा या फिर पकने के समय ओलावृष्टि से भारी नुकसान भी हो सकता है, जानते हैं आप लोग। और अगर हम बात करें तो 60 से 90 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में आप इसे उगा सकते हैं, एनुअल रेनफॉल की यहां पर अगर बात होगी तो। लिखिएगा इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए होगी। अगर मैं इसके लिए मृदा की बात करता हूं तो पता है कैसी मृदा चाहिए होगी चने के उत्पादन के लिए। कई तरीके की मृदे में आप उसे उगा सकते हैं। उत्तर में चना आमतौर पर मध्यम भारी मिट्टी में उगाया जाता है, और महाराष्ट्र में, दक्कन में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, दक्कन में भी इसको उगाया जाता है। लेकिन अगर मैं मुख्यतः इसकी मिट्टी की बात करता हूं तो आप बताइएगा कौन सी मिट्टी में इसको उगाया जाता है। आप कहेंगे सर हल्की दोमट मृदा, ठीक है ना, कौन सी मृदा, हल्की दोमट मृदा। लिखिएगा यहां पर चना। अभी इसको समाप्त किए देते हैं, ठीक है। बस आप लोग अच्छे से चीजों को समझिए, मेरे साथ साथ बने रहिए, चीजों को नोट करिए और बेहतरीन तरीके से क्या करिए, समझ लीजिए। चलो, इतनी बातें तो मैं आपको याद करा ही दूंगा। अभी मृदा की बात करता हूं तो आप कहेंगे सर हल्की दोमट मृदा, ठीक है ना, कैसी, हल्की दोमट मृदा। पीएच कितना होना चाहिए उस मृदा का, आपको पता है? आप कहेंगे सर 5.7 से 7.2। अगली बात समझिएगा, अगर हम बात करें तो चने के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। आप कहेंगे सर चने की जो वृद्धि होती है वो 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड में अच्छी होती है। वृद्धि 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कितनी वार्षिक वर्षा चाहिए होगी? आप कहेंगे सर 60 से 90 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, AR लिख देता हूं। चलो, वार्षिक वर्षा ही लिख लो, वार्षिक वर्षा। अगली बात समझिएगा, पाले के प्रति क्या होगी, संवेदनशील हो जाएगी। पाले के प्रति कैसी हो जाएगी, संवेदनशील होगी। इस बात को आप लोग क्या करेंगे, याद रख लेंगे।
इतनी बातों को पहले नोट करिए, फिर बढ़ते हैं और आगे की ओर। अगर हम आपसे कहें, प्रजातियां तो मैं आपको पीडीएफ से बताऊंगा, बहुत सारी प्रजातियां हैं इसकी। काबुली प्रजातियां अलग होंगी, देसी प्रजातियां अलग होंगी, है ना। चलिए लिखिएगा सीड रेट। अगर मैं सीड रेट की बात करता हूं, सीड रेट को दो तरीके से देखना होगा। कौन कौन से? आप कहेंगे सर 60 से 80 देसी या फिर भूरा चना। देसी या फिर भूरा। और अगर बात की जाए काबुली की तो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पौधरोपण दूरी कितनी चाहिए होगी? 30 गुणा 10 सेंटीमीटर। बताओ, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? हम्म। रोक देना जहां पर बात समझ में ना आए, तुम्हें हर एक बात समझ में आनी चाहिए। अगर हम बीज उपचार की बात करेंगे तो मैं आपको पीडीएफ से बता दूंगा, ठीक है ना। सीड रेट आप लोग समझ गए? जल्दी से बताओ। अगर हम आपसे कहें यहां पर दो बातें और, उनको भी अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, अगर हम आपसे कहें कि दानों में कितनी प्रतिशत नमी होनी चाहिए भंडारण के लिए, आप लोगों को अच्छे से याद हो गया 10 से 12% नमी हो, है ना। नमी हो, और किस में हो वो नमी? दाना के अंदर हो, ठीक है। इन सब बातों को क्या करिएगा? नोट कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। चलो, बीज उपचार मैं आपको यहीं पर बता दूं। लिखिएगा बीज उपचार। कैसे करोगे आप इसका बीज उपचार, पता है? आप कहेंगे सर हम यहां पर क्या कर सकते हैं? ट्राइकोडर्म का प्रयोग कर सकते हैं, कार्बेंडिज्म का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर क्लोरोपाइरीफास का भी प्रयोग कर सकते हैं। पहली बात, या फिर हम उसको ट्राइकोडर्मा बोल देते हैं। आप कहेंगे सर कार्बेंडिज्म का प्रयोग कर सकते हैं। और एक काम और कर सकते हो, जानते हो क्या? क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग कर सकते हो। नोट कर लीजिएगा। आप चाहो तो राइजोबियम कल्चर नहीं कर सकते? अरे भैया लिख लो, यहां पर राइजोबियम कल्चर भी कर सकते हो। नोट कर लीजिएगा। अगली बात करते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोगों ने चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझा है, ऐसी मेरी उम्मीद है। अगली जो बात आती है प्यारे दोस्त, है ना, वो किसकी आ जाती है? हम्म। प्रजातियां भी मैं आपको बताऊंगा, परेशान मत होइए। अच्छे तरीके से बस चीजों को समझिएगा। खाद एवं उर्वरक देखो जरा एक बार इसकी। एफवाईएम 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर चाहिए होगी। नाइट्रोजन 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, क्योंकि अपने आप नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगी। अगर मैं बात करता हूँ P2O5 की, ठीक है ना, फास्फोरस की, तो आप कहेंगे सर 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और पोटास कितनी चाहिए होगी? 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चाहिए होगी। 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चाहिए होगी। खरपतवार नियंत्रण मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से करेंगे। 25 से 30 दिन के बाद निराई गुड़ाई कर लो। रासायनिक के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हो? फ्लूक्लोरोलिन का प्रयोग कर सकते हो। ये खरपतवार नियंत्रण है। हमने अभी जो बात की थी वो बीज उपचार की थी, याद रखिएगा, दोनों में अंतर है, गलत मत कर देना, ठीक है ना। अगली बात करते हैं कटाई की अवस्था। 140 से 60 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। उपज देखिएगा, सिंचित के लिए 8 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है ना।
सिंचित के लिए 12 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर और दानों में भंडारण के लिए 10 से 12% नमी होनी चाहिए। ठीक है जी, इसकी एक बार उपज को भी आप लोग क्या करेंगे, याद रख लेंगे। बात करते हैं इसकी महत्वपूर्ण प्रजातियों की। ठीक है ना, किसकी बात करेंगे, महत्वपूर्ण प्रजातियों की हम यहां पर बात करेंगे। चलिए, सारी प्रजातियां याद नहीं करनी है, पर मेरा बताना आपको फर्ज है, वो मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट जो रहेंगी वो प्रैक्टिस सेशन में बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा, यहां पर अच्छे से हमें थ्योरी पढ़ लेनी है। हल्की दोमट मृदा उपयुक्त तो होती है, पीएच मान मैंने बता दिया 5.7 से लेकर 7.2। समझिएगा, देखिए गणगौर और तीज और मीरा इसकी नई किस्में हैं। अवरोधी एक इसकी प्रजाति है, यह किस्म बिल्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी होगी। सीएनजी की बात करता हूं तो इसे हम सम्राट के नाम से जानते हैं, सिंचित क्षेत्र के लिए है। CG44 भी सिंचित क्षेत्र के लिए है। दाहोद येलो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अगली प्रजाति है RSG2, G130, GNG 663, वरदान, K3 3256, प्रगति, पूसा 391, विशाल फूले भी प्रजाति है, और GNG 1292 को याद रखिएगा। सिंचित के लिए CSJD हो जाएगी। RCCV भी सिंचित के लिए होगी, नोट करिएगा। अगली समझिए, हाँ भाई, JG 315 यह वर्षा के लिए अच्छी है, वर्षा प्रतिरोधी होगी, यानी कि वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाएंगे, और बिल्ट प्रतिरोधी होगी। गोरा हिसारी ये सिंचित के लिए अच्छी है। पंत जी 14 को याद रखना है ना। झुलसा रोग के प्रति प्रतिरोधी ये प्रजातियां हैं आपकी। H208 ये भी झुलसा नहीं लगेगा। H355 ये है G140 और G526 के संकरण से तैयार हुई है, इस बात को थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है जी, स्टार लगा लेना, और इसमें उकटा नहीं लगता है। C235 अगेती किस्म है। ठीक है जी, C235 कैसी किस्म है इसकी, अगेती किस्म है। अगली बात करते हैं काबुली चना की। ठीक है जी, किसकी बात करेंगे, काबुली चना की। C104 पंजाब और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होने वाली है, याद रखिएगा। L550 यह उत्तरी मैदानों के लिए अच्छी होती है और मध्य मैदानों के लिए अच्छी होती है और अच्छी उपज दे देती है। L144 यह हरियाणा और पंजाब के लिए अच्छी है। पूसा 1003 यह किस्म बिल्ट नहीं लगता है इसमें। पूसा 1053, C104, K4 ये प्रजातियां भी हैं। एक प्रजाति है सदाबहार जिसमें कि विल्ट नहीं लगता है, जिसमें कि विल्ट नहीं लगता है। बात सभी को समझ में आई है? बताओ, आशा है सभी लोगों ने बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, है ना। बहुत बढ़िया, शानदार। अगली बात करते हैं इसके मुख्य रोगों की। ठीक है, बात सभी को समझ में आई है? बिल्ट बेटा एक रोग होता है, ठीक है ना, एक रोग होता है। समझिएगा इसके मुख्य रोग कौन कौन से हैं। देखिए, इसमें रखता है उकटा, फ्यूजेरियम ऑर्थोरियस के नाम से उसे हम जानते हैं, और इसके प्रतिरोधी जो किस्म होगी वो भी लिखी होगी। देखिए, विल्ट, याद रखिएगा, विल्ट को बोलते हैं उकटा रोग। ठीक है ना, विमल, मैंने अभी कहा था ना रोग होता है उकटा रोग, इसी को बोलते हैं। एक बार गूगल पर सर्च कर लेना कि ये कैसा रोग होता है। ठीक है ना, रोग जब मैं पैथोलॉजी लाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा ही। यहाँ पर हम एग्रोनॉमिकल बेस पर कल्टीवेशन कर रहे हैं क्रॉप्स का, है ना। इसके प्रतिरोधी जो किस्म है वो C214 है और अवरोधी है। ठीक है ना, उदय भी है, पूसा 362 है। आप बस अवरोधी को याद रखिएगा। अगला जो है प्यारे दोस्त वो है, इसको क्या है, स्केलेरोटेनिया ब्लाइट, है ना, स्केलेरोटिया ब्लाइट। और ये क्या है, इसके प्रतिरोधी जो किस्म है वो गौरव है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। फिर होता है ग्रे मोल्ड, रोली रोग होता है आपका, इसके प्रतिरोधी जो किस्म है वो कौन सी होगी, रोली और गौरव को याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला है भैया झुलसा, कौन सा जल का, एस्क्योचिता झुलसा। ठीक है ना,
और इसके प्रतिरोधी जो किस्म है G543 हो जाएगी, गौरव भी हो जाएगी। ये प्रजातियां आप लोगों से पूछी जाएं तो याद रख लीजिएगा। इसके मुख्य कीट देख लीजिएगा कौन कौन से हैं, लिखिएगा मुख्य कीट। 3 कीट आपको याद रखने हैं इसमें। आपको पता है कौन कौन से? दीमक लगेगा इसमें, फली छेदक लगेगा और कातरा लगेगा। फली छेदक जानते हैं, फली छेदने का काम करेगा। और एक और लगता है, आप कहेंगे सर कौन सा है भाई? दीमक भी लगता है इसमें, दीमक। क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग करते हैं जब दीमक लग जाता है, तो इसका प्रयोग करते हैं, क्लोरोपाइरीफास का हम प्रयोग करते हैं। बढ़े और आगे की ओर बोलिए। सभी लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है यहां तक? है भाई? मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी कोई डाउट ऐसा हुआ होगा। हाँ भाई, मुख्य रोगों को भी आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया है, देख लिया है। ये बताओ एक बच्चा बोल रहा है सर मैं बीएससी एजी कॉपी करके पास हुआ हूँ, नकल करके पास हुआ हूँ, इसलिए समझ में नहीं आता। अरे मेरे भाई कोई बात नहीं, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए थी ना, तुमने उस अकल का भी क्या किया है, इस्तेमाल किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बताओ, कल संडे है, कल तुम लोगों को मैं सोचता हूँ क्लास ना लूँ, क्योंकि यार एक दिन तो तुम्हें रिवीजन के लिए भी चाहिए ना, सिर्फ पढ़ते ही रहोगे क्या? हम्म? भाई सिर्फ पढ़ते ही थोड़ा ना रहना, रिवीजन भी तो करना है आपको। नहीं समझे मेरी बात को? हम्म? अगली बात जो हम करेंगे वो ब्लैक ग्राम की करेंगे, यानी कि उड़द की बात करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये आपका क्या हो गया है, चना भी हो गया समाप्त। ठीक है, उपज वगैरह मैंने सब कुछ आपको बता दी। अब मुझे लगता नहीं है कि उसके लिए भी कुछ ऐसा बचा हुआ है। एक क्रॉप को आज हम लोग और कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी क्रॉप को कंप्लीट कर सकते हैं समझिएगा। बिगना मूंगो, क्या बोलते हैं, उड़द, जिसे हम ब्लैक ग्राम के नाम से जानते हैं। लिखिएगा अगली जो क्रॉप है उसका नाम है ब्लैक ग्राम। क्या बोला जाता है? उड़द की दाल बोला जाता है ना? क्या बोलेंगे इसे हम? उड़द की दाल बोलते हैं, समझिएगा। अगर हम उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो आपको भारत ही मिलेगा। अगर हम CN मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर, ठीक है ना, 2N बराबर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अगर हम टाइप ऑफ फ्रूट यानी कि फल के प्रकार की बात करें, फल के प्रकार की बात करें तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, पॉड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि इसका टेस्ट वेट कितना होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, टेस्ट वेट, तब आप हमें क्या बताएंगे? पता है किसी को? 40 से 45 ग्राम होगा। 40 से 45 ग्राम होता है। ये क्या होता है? मैंने आपको बताया था 1000 दानों का भार होता है। अगर मैं बात करूं तो ये एक C3 प्लांट होता है। ठीक है जी, कौन सा प्लांट होगा? एक C3 प्लांट होता है ना? प्रोटीन की मात्रा अगर मैं आपसे इसमें कहूं कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 24% इसमें क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है जी, बिगना मूंगो इसका बॉटनिकल नेम होता है। कुल लेग्यूमिनेसी आप लोग जानते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम? बिगना मूंगो के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, अगली बात समझिएगा। उड़द दाल और पशुओं के चारे के लिए दोनों में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है,
अनुज उसको मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लिया क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण टर्म है अलग अलग फसलों के, जैसे अर्दिंग क्या होता है, प्रॉपिंग क्या होता है, निपिंग क्या होता है, रेटिंग क्या होता है, ये मैं आपको अलग से बताऊंगा। यहाँ पर मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया, हम सिर्फ एग्रोनॉमिकल बेसिस पे बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। वैसे निपिंग क्या होता है जल्दी से बताओ, क्या निपिंग आप लोग जानते हैं? एक बार कमेंट में बताना। तो शीर्षस्थ कलिकाओं जो होती हैं उनको तोड़ना ताकि चने की बढ़वार अच्छी हो सके, उसको हम निपिंग कहते हैं। क्या जल्दी से बताओ एक बार। अगर हम बात करें उड़द की, तो उड़द में एक बात आपको और याद रखनी है, क्या आप कहेंगे सर इसकी जलवायु जो है वो कौन सी अच्छी होगी? बताइएगा। औसत वार्षिक वर्षा बता दो कितनी होगी? औसत वार्षिक वर्षा आप कहेंगे सर 60 से 70 सेंटीमीटर। इतनी बातों को नोट कर लीजिएगा। वृद्धि के लिए कितना तापमान होना चाहिए? हाँ भाई 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यह गर्म व शुष्क जलवायु की फसल है। गर्म व शुष्क जलवायु की फसल है तथा कितना तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तापमान उपयुक्त है, नोट करिएगा। इसमें पाया क्या क्या जाता है पता है आपको? इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें प्रोटीन, राइबोफ्लाविन, फास्फोरस, स्कर्बिक एसिड और थाइमिन। क्या क्या पाया जाएगा इसमें? राइबोफ्लाविन पाया जाएगा। इसमें क्या होगा? प्रोटीन होगा। इसमें स्कर्विक एसिड यानी कि विटामिन सी होगा। और एक चीज इसमें और भी पाई जाती है, जानते हो क्या? फास्फोरस और थाइमिन। फास्फोरस होगी और इसमें क्या पाया जाएगा? थाइमिन भी पाया जाता है। नोट कर लीजिएगा। बढ़े और आगे की ओर। चलिए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण, और महत्वपूर्ण में भी क्या बात करेंगे कि इसकी उत्पत्ति आपको कहाँ से देखने को मिली है, क्लासिफिकेशन क्या है ना, क्षेत्रफल और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इन सब पर हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो आराम से समझिएगा, ठीक है ना। एक एक पॉइंट आपके लिए क्या होने वाला है? महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए जी, समझिए। काला चना जिसे हम उड़द बोलते हैं, पूरे भारत में उगाई जाने वाली एक प्रमुख फसल है। आप लोग इस बात को जानते हैं, तो बड़ी आसान चीजें हैं। प्रमुख दलहनी फसलों में इसे प्रयोग करते हैं। साबुत या फिर फटी हुई या फिर छिली हुई, बिना छिली हुई का भी प्रयोग होता है। भुनी हुई दाल के रूप में भी खाया जाता है। यह पापड़ बनाने के काम आता है ना। मसालेदार बढ़िया पापड़ बनते हैं। अन्य दालों के मायने इसके अलग अलग पानी के साथ पीसने से कुछ हद तक चिपचिपापन पदार्थ, मतलब चिपचिपा सा आपको लगेगा, जिससे दालों का अतिरिक्त गाढ़ापन, यानी कि दाल जो होती है वो गाढ़ी हो जाती है। दक्षिण भारत में छिली हुई दाल को बारीक पीसकर उसका पेस्ट बनाया जाता है, और इस पेस्ट से क्या किया जाता है? चावल के आटे में मिलाकर इडली और डोसा बनाने के काम आता है। ये किसके काम आएगा? इडली और डोसा बनाने के काम आएगा। इसे नमकीन के व्यंजनों आदि में प्रयोग करते हैं। इसे हलवा और इमरती में भी प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा खास नहीं था, ठीक है जी। और अगली बात प्यारे दोस्त अगर हम करते हैं, तो इसका जो प्रयोग होगा वो दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक चारे के रूप में होता है। जो दुधारू पशु होंगे ना, दुधारू पशु आप लोग जानते हैं, जो मिल्क का प्रोडक्शन आपको अच्छे तरीके से देते हैं, ठीक है सर।
और समझिएगा, इसका उपयोग हम हरी खाद के रूप में भी करते हैं। उड़द के पौधे की जड़ें जो होंगी वो गहरी होती हैं, मिट्टी के कणों को बांधकर मिट्टी के कटाव को रोकने का काम करेंगी। प्रोटीन 24%, 60% कार्बोहाइड्रेट, 1.3% बटा बसा होता है। विभिन्न दालों की अपेक्षा इसमें फास्फोरिक एसिड भी पाया जाता है, नियासिन भी पाया जाएगा। इस बात को सभी लोग याद रख लीजिएगा। अन्य दालों की तुलना में यह 5 से 10 गुना अधिक होती है, यानी कि उपज भी बढ़िया होगी। उड़द भारत के कुल क्षेत्रफल में 13% और कुल दलहन उत्पादन में 10% का योगदान देती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। उड़द भारत के कुल दलहन क्षेत्र में 13% और दलहन उत्पादन में 10% का आपको क्या देती है, योगदान देती है। अगर मैं उत्पत्ति और इतिहास की बात करता हूं, ठीक है ना, ओरिजिन एंड हिस्ट्री, तो इसकी ओरिजिन एंड हिस्ट्री क्या है, इस बात को अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। नोट करिएगा थोड़ा सा जल्दी से, फिर बढ़ेंगे और आगे की ओर। अनुज भाई, अंशिका बिटिया, बात समझ में आ गई तुम्हें या नहीं? चल PYQ करवा दो। अले बेटा पहले पढ़ तो ले, PYQ भी करवा दूंगा मैं, क्यों परेशान है ना, PYQ भी करवाऊंगा। सैटरडे है आज, चलो स्पेशल क्लास कोशिश करेंगे। इस बार तो नहीं यार, अगली बार देख लेते हैं, ठीक है ना, कुछ स्पेशल क्लास दे दूंगा। या तुम लोगों का बहुत ज़्यादा मन है तो बताओ, फिर कुछ व्यवस्था देखी जाए, है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण इंटरनली तत्व ऐसे होते हैं जिनके कारण ये चिपचिपा होता है, ठीक है जी। कैसा होता है, चिपचिपा होता है। और किसी भी चीज को अगर आप पानी में मिलाकर पीसना शुरू कर दोगे तो थोड़ा बहुत चिपचिपा तोपन लगता है उसमें, ठीक है जी। चलिए, ओरिजिन एंड हिस्ट्री की बात करता हूं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं तो जैसे कि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि उड़द संभाव्यता भारत की मूल निवासी है, यानी कि ओरिजिन प्लेस जो है भारत है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और चरक संहिता जैसी वैदिक ग्रंथों में उड़द का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। जोकोबास्की 1962 के अनुसार उड़द की उत्पत्ति भारत में हुई है। इसके जंगली पूर्वज हमें मिले हैं जो क्या बोले जाते हैं, आप कहेंगे सर, सबलोबेटस के नाम से जाना जाता है। पाइपर और मोर्स के अनुसार और डी कैंडले के अनुसार 1884 में बताया जाता है। बेबीलोब ने बताया कि अन्य वैज्ञानिकों ने भी उड़द का उत्पत्ति स्थान किसको माना है, भारत वर्ष को माना है, अपना भारत महान। सर प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए। प्रैक्टिस सेट अभी थोड़ी ना करवाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए तुमने पढ़ा ही कितना है अभी, है ना। कुछ अपने मन से इंपॉर्टेंट MCQ करवा दूंगा, लेकिन अभी परेशान मत हो। अभी बेटा थ्योरी पे ध्यान दे लो। हमारे पास MCQ करने के लिए बहुत लंबा समय पड़ा है ना। MCQ करने के लिए लंबा समय पड़ा, लेकिन थ्योरी पढ़ने के लिए इतना समय नहीं है, इसलिए थ्योरी पढ़ो। तो उत्पत्ति और इतिहास को आप लोग समझ गए हैं। क्षेत्रफल और वितरण को देख लेते हैं। काला चना जिसे हम उड़द बोलते हैं, यह एशिया और अफ्रीका में कई हिस्सों में उगाया जाता है। यह भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा, सीलोन आदि में भी उगाया जाता है। पूरे देश में खरीफ और ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाएगा। कौन सी ऋतु में? खरीफ एवं ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। जबकि दक्षिण भारत में यह रवि में उगाया जाता है। यह इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत में कैसे उगाया जाएगा, है ना, रवि की ऋतु में उगाया जाता है। 2019-20 के दौरान इसकी कुल उपज 21 लाख टन के साथ लगभग 45 लाख हेक्टेयर इसकी खेती की जाती है। इस फसल की व्यापक रूप से खेती की जाती है, ठीक है ना, बड़े स्तर पर क्या किया जाता है, इसकी खेती को किया जाता है। अगर हम बात करें इसके वर्गीकरण की, यानी कि इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सर जी इसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? बोलो। एक बात और याद रखिएगा, कुछ छूट रहा है यहां पर, देखो। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में इसकी खेती व्यापक रूप से की जाती है, याद रख लीजिएगा। चलिए वर्गीकरण की बात करते हैं। तो वर्गीकरण भाई ने क्या किया, इसका
बोस भाई ने इसका वर्गीकरण कर दिया, यानी कि इसका क्लासिफिकेशन कर दिया। बोस भाई कौन है? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1932 में इसके बारे में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराया। कौन कौन सी बातों से अवगत करवाया प्यारे दोस्त, इस बात को हम लोग यहाँ पर चर्चा में लेंगे। देखिए, जब बात आती है इसके क्लासिफिकेशन की, ठीक है ना, यानी कि इसके वर्गीकरण की अगर बात आती है तो आप कहेंगे सर इसे दो उप प्रजातियों में विभाजित किया गया। कौन कौन सी दो उप प्रजातियां हैं? एक तो बिगना मूंगो वैरायटी नाइजर हो जाएगी और दूसरी बिगना मूंगो वैरायटी विरडिसी हो जाएगी। देखिए, अगर हम नाइजर की बात करते हैं तो इसमें वो किस्में शामिल होती हैं जो जल्दी पक जाती हैं और जिनके बीज काले एवं गाढ़े होते हैं। बीज कैसे होंगे? काले और गाढ़े रंग के दिखाई देंगे। अगर मैं बिरडीज की बात करता हूं तो ये लंबी परिपक्वता अवधि वाली किस्मों में शामिल है। बीज का आकार छोटा होगा और कैसा होगा? गहरे रंग का होगा। बीज का आकार छोटा होगा और गहरे रंग का होगा। बीज, फूल और फली के रंग के आधार पर विशिष्ट लक्षणों वाली प्रजातियां पाई जाती हैं। बीज के रंग में विभिन्न काला रंग या फिर हरापन थोड़ा सा हो सकता है। पक्की फली का रंग हल्का भूरा होता है, आप लोग जानते हैं, या फिर गहरा भूरा होता है। और सभी प्रकारों में जो गुणसूत्र होंगे वो 2n बराबर 24 अर्थात 24 होते हैं। कितने होते हैं? 2n बराबर 24 होते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, याद रख पाओगे, है ना। जलवायु कैसी चाहिए होगी मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं मिट्टी की, ठीक है ना। तो इसकी मिट्टी देख लेते हैं कितनी चाहिए होगी और कौन सी चाहिए होगी। देखिए, उड़द की बेहतरीन फसल उत्पादन के लिए आपको भारी मिट्टी जैसे कि काली कपासीय मिट्टी में अच्छी हो जाएगी, जो नमी को बेहतर बनाए रखती है। और काली मिट्टी की एक खासियत होती है, बहुत जल्दी सिकुड़ जाती है और बहुत जल्दी फैल जाती है, तो ये मिट्टी इसके लिए महत्वपूर्ण होगी। क्षारीय और लवणीय मिट्टी को छोड़कर ये लगभग सब में हो जाती है, ठीक है ना। दोमट से लेकर भारी चिकनी में भी हो जाएगी और इस प्रकार की मिट्टी में आप क्या कर सकते हैं? इसका उत्पादन ले सकते हैं, ठीक है जी। भारी मिट्टी जिसका पीएच मान तटस्थ हो, उड़द की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होगी। इसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, भारी मिट्टी और आर्द्र क्षेत्रों में अच्छी जल निकासी वाली मृदा के माध्यम से उगाया जा सकता है, ठीक है। बात समझ में आई है सभी लोगों को? क्या जल्दी से बताइएगा, है भाई। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आपने इन सारी बातों को समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए, कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको मैं आपको क्या करता हूं, बता देता हूं। उड़द से संबंधित मैंने कुछ और चीजें भी आपको बताई हैं अभी, है भाई। चलिए, पीएच, तापमान वगैरह मैंने सब यहाँ पर लिख दिया है, इसको आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगली बात मैं करता हूं, अगली बात को आप लोग समझिएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो ये C3 प्लांट है, आप लोग जानते हैं कितना डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होगा, मैंने आपको ये भी बता दिया। इसके लिए मृदा कैसी चाहिए होती है, आप लोग इस बात को भी जानते हैं। फिर हमारी बचती है क्या? बीज दर। देखता हूं, मैंने पीडीएफ में इंक्लूड तो करवाया था, ये रहा। देखिए, मृदा कैसी चाहिए होगी? दोमट, चिकनी, जो मैंने आपको बता दिया। इसकी महत्वपूर्ण किस्में हैं, उनको एक बार देख लीजिएगा। कृष्णा, नवीन, आजाद, वर्खा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। T9, पंतयु 19, पंतयु 35, पंतयु 30, IPU 2000, BDU 1, TAU 1, TAU 2 और TAU 4। मास 48 विषाणु कवक रोधी होती है। TN जो प्रजाति हो जाएगी वो पता है कैसी हो जाएगी, ठीक है ना। TN जो प्रजाति होगी मेरे प्यारे भाई बहनों, वो आपकी सूखा प्रतिरोधी हो जाएगी। बरखा जो प्रजाति है वो भी सूखा प्रतिरोधी हो जाएगी। बरखा जो प्रजाति है वो भी सूखा प्रतिरोधी होगी। जायद में 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का आप इसमें क्या कर सकते हैं? बीज दर ले सकते हैं, सीड रेट यानी कि। उसके बाद में खरीफ में 15 से 20 किलोग्राम हेक्टेयर और मिश्रित में 8 से 10 किलोग्राम हेक्टेयर आपको चाहिए होगी। 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चाहिए होगी। दोबारा से रिपीट करता हूं, जायद के लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चाहिए होगी, यानी कि आपकी मानसून ऋतु के लिए, वाह, रबी और खरीफ की बीच की फसल के लिए।
खरीफ की बात करता हूं जिसे मानसून की फसल बोलते हैं। आप कहेंगे सर मानसून की ऋतु के लिए हमें 15 से 20 किलोग्राम चाहिए और मिश्रित फसल में कम चाहिए होगी, यानी कि 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी? 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चलिए, बुवाई का समय जायद की फसल के लिए बुवाई आप मध्य फरवरी से मध्य मार्च तक कर लीजिएगा। खरीफ में आप जून जुलाई जानते हैं। पौधरोपण दूरी 30 गुणा 10 हो जाएगी। P इंटू आर कितना होगा? 10 गुणा 30। और बीज उपचार के लिए किसका प्रयोग करोगे? कार्वेडिज्म का प्रयोग करेंगे और थायराम का प्रयोग आप कर सकते हैं। क्वांटिटी मैंने आपको पहले भी बता रखी है। अगली जो हम बात करते हैं वो करते हैं किसकी? आप कहेंगे सर FYM। लगभग सभी खादों के लिए 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर चाहिए और ये लगभग सेम ही सेम रहेगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास कैसा रहेगा? सेम सेम। 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, फास्फोरस कितनी? 40 और पोटास कितनी? 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिप्सम देने पर अच्छी उपज हो जाएगी। खरपतवार नियंत्रण के लिए आप क्या करेंगे? 30 दिनों में निराई और गुड़ाई कर देंगे। रासायनिक नियंत्रण के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? बहुत बार बता चुका हूं, फ्लोक्लोरोलिन का प्रयोग करेंगे। कटाई की अवस्था जो होगी वो 80 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाएगी। ठीक है ना? 80 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाएगी। उपज पता है कितनी होती है? 6 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर। उपज कितनी होती है? 6 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है, याद रख लीजिएगा। आते हैं मुख्य रोगों पर। कीट इसके हम पढ़ेंगे कल। ठीक है जी, कल का मतलब परसों। समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर हम बात करते हैं इसके जो हमारे रोग हैं, पता है कौन कौन से हैं? लगभग हमने तीनों फसलों को आज कंप्लीट कर लिया है। देखिए, इसमें पाउडरी मिल्ड्यू लग जाता है। क्या लगेगा? पाउडरी मिल्ड्यू। इसमें पत्ती धब्बा लगेगा और इसमें पीला मोजेक लग जाता है। पीला मोजेक जहां पर आ जाए वो वायरस के कारण होगा और सफेद मक्खी क्या करती है? इसको फैलाने का काम करती है। मुख्य कीट आप जानते हैं, कातरा लग जाएगा, जैसे हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। पत्ती का लीफ फुदका यानी कि लीफ हॉपर। और सफेद मक्खी को क्या बोला जाता है? व्हाइट फ्लाई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं प्यारे साथियों? व्हाइट फ्लाई के नाम से इसे हम जानते हैं। मुझे आशा है कि सारे लोगों ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। इसके एक दो कीट हैं, उनको हम कल देख लेंगे, यानी कि परसों की जो हमारी क्लास होगी। और मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कोई स्पेशल क्लास लेकर आ सकूं। ठीक है ना? मैं सोच रहा हूं कि दलहनी फसलों को खत्म करने के बाद मैं आपके लिए MCQ लेकर आऊं यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है सारी बातें। देखिए, PDF आपको अच्छे तरीके से मिल ही जाती है। अब आपको क्या करना है? जो मैं आपको PDF से समझाता हूं, PPT से, उसे आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना होता है। लेकिन जहां पर मैं लिखूं वो पॉइंट आपको नोट करने होंगे साथ में। ठीक है, तो मिलते हैं। अब हम लोग कब मुलाकात होगी? सीधे हमारी मुलाकात सोमवार को होगी। किसी को भी कोई डाउट हो तो पर्सनल मैसेज कर सकते हैं विवेश सर RWA टेलीग्राम में। ठीक है जी, चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, विवेश सर के नाम से आपको ID मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आंसर तभी मिलेगा जब क्वेश्चन आपका सही हो, है ना? चलिए, अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। ठीक है, तो आज के लिए हम फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है ना? अब हमारी मुलाकात होगी। एक्सीलेंट क्लास सर, थैंक यू। धर्मेंद्र कुमार जी, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारी मुलाकात होगी सीधे सोमवार को इसी समय पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है जी? हाँ भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।